नमस्कार दोस्तों। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आशा कर रहा हूँ आप लोग कुशल होंगे। मार्केट की अवस्था बहुत खराब है, बहुत ही ज़बरदस्त फॉल है। और मुझे लगा कि शायद यही टाइम है कि मुझे आना चाहिए और आपके लिए एक लाइव वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यूएस के जो भी एक्शंस हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट है, उनकी तरफ से जो भी एक्शंस हुए हैं, उनका प्रकोप हम सबको मार्केट में दिख रहा है। एंड एवरीथिंग इज डाउन। अचानक से वो कहते हैं ना कि भावनाएं चेंज हो गई। जो निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर चालू हो गया था और वापस से एक रिकवरी का माहौल बन रहा था, वो रिकवरी अब वापस से नेगेट होते हुए दिख रही है। तो व्हाट इज हैपनिंग, तो उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चर्चा को ना तीन भाग में तोड़ देता हूँ। पहला, थोड़ा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि ये जो एक्शंस लिया गया है ये क्यों लिया गया है और इसका तात्पर्य क्या है। दूसरा, हम लोग बात करेंगे, थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे कि क्या इसके अंदर में कोई पॉलिटिकल मूव है एंड इज इट रेलिवेंट फॉर अस। एंड तीसरा, हम लोग मार्केट के ओरिएंटेड बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा आपको एक स्ट्रैटेजी देने की कि आपको क्या करना है, या ऐसा बोलना चाहिए कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। बिकॉज हु एम आई टू टेल यू, मैं तो आपको यही बता सकता हूँ कि मैं मार्केट के अंदर में अभी क्या कर रहा हूँ, इसको कैसे अप्रोच कर। तो पहला, देखिए ये जो पूरा झुमला हुआ है ना, इसका कोर रीजन आप समझिए कि यूएस का एक काम करने का तरीका है जो कि बहुत साल से एक तरीके से यूएस चलता आ रहा है। ठीक है, काम करने का तरीका ऐसा है कि यूएस ने अपने इकोनॉमी के अंदर में कंजम्पशन को बहुत ज्यादा पुश किया। ओके, क्यों पुश किया कंजम्पशन को? बिकॉज उनको समझ में आ गया था कि यूएस के अंदर में अमेरिकन्स टिपिकली दे लव टू कंज्यूम। और वहीं उनको स्वीट स्पॉट नजर आई थी कि अगर हम कंजम्पशन को बेस पकड़ लें और उसी को ड्राइव करवाएं तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होती जाएगी। तो ये सालों साल पुरानी स्ट्रैटेजी जो है वो चलती गई चलती गई चलती गई। आप देखो, तभी भी क्या होता है जब मार्केट गिरता है ना, कोई भी रीजन से, जैसे 2008 का क्राइसिस हुआ या 13 में क्राइसिस हुआ, इस तरह ये 2000 का क्राइसिस हुआ। जब भी कोई क्राइसिस होती थी, सेंट्रल बैंक वहां का फेड आता था और पैसा पंप करने लग जाता था। पैसा क्यों पंप करता था? बिकॉज वो चाहता था कि पैसा अल्टीमेटली एक आम आदमी, आम आम सिटीजन के पास पहुंचे और वो भर भर के कंजम्पशन करे। राइट, तो इट हैज बीन अ कंजम्पशन लेड इकोनॉमी। राइट, अब कंजम्पशन अगर करवाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो माल वहां अवेलेबल है, जो चीजें हैं, चाहे वो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, वो सस्ती होनी चाहिए। राइट, यूएस के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग कभी भी सस्ता नहीं हो सकता, बिकॉज वो एक लेवल पे पहुंच चुका है वो कंट्री, वहां पर मैन पावर सस्ता नहीं मिलेगा। राइट, तो यूएस ने क्या प्रमोट किया कि चलो आप मैन्युफैक्चरिंग को चाइना में करो, कहीं और करो जहां पर सस्ती हो, और मैं इंपोर्ट करता रहूंगा। तो ये यूएस का स्ट्रक्चर था, कंजम्पशन लेड इकोनॉमी विच प्रमोटेड इंपोर्ट बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। बरोबर है। अब चाइना देखिए, चाइना इकोनॉमी कुछ भी नहीं थी, पिछले 30-35 साल से इकोनॉमी बिल्डअप हो गई थैंक्स टू कंट्रीज लाइक यूएस जो कंज्यूम करने लगे उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को। और फिर चाइना ने क्या किया भाई, जो पैसा रियलाइज हो रहा था, जो सरप्लस आ रहा था बाय सेलिंग गुड्स टू यूएस एंड अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज, उससे उन लोगों ने अपनी इकोनॉमी को बिल्ड कर लिया, बहुत पैसे कमा लिए। और वो पैसे अल्टीमेटली उन्होंने यूएस के ट्रेजरी बिल में ही इन्वेस्ट कर दिया, बिकॉज अल्टीमेटली यूएस में डॉलर है और डॉलर होने के कारण यूएस का ट्रेजरी को हमेशा सेफ एसेट के रूप में माना जाता है। तो आप देखिए, एक तरह का सर्कुलर ट्रेडिंग चल रहा था कि यूएस कस्टमर कंज्यूम कर रहे थे, चाइना कमाई कर रहा था, और वही कमाई अल्टीमेटली यूएस के जो इकोनॉमी है उसके अंदर में पार्क कर दे रहा था इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी बिल्स। तो ये चक्रा चल रहा था चल रहा था चल रहा था। उसके कारण एक प्रॉब्लम जो आई वो ये थी कि यूएस का जो डेट है, जो लोन है यूएस में, बिकॉज अल्टीमेटली यूएस अगर पेपर इशू करेगा तभी चाइना सब्सक्राइब करेगा या हम सब सब्सक्राइब कर दे। तो यूएस का जो डेट है वो बढ़ के हो गया 36 ट्रिलियन डॉलर। अगर मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाऊं, मैसिव। तो ये देखिए, ये डेटा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग मैंने किया है। ये नेशनल डेट है, तो यूएस का अगर आप डेट को देखो तो ये हो गया 36 ट्रिलियन डॉलर। मतलब मैसिव डेट, सबसे ज्यादा डेट दुनिया में अगर है किसी कंट्री में वो है यूएस में। यूएस का जीडीपी भी हाई है, तो यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो देखेंगे तो 100% है। एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो देखोगे तो 91% है। मतलब बाहर वालों से जो यूएस ने डेट लिया है वो ऑलमोस्ट अपनी जीडीपी के मुकाबले है।
तो सपोज आप ऐसा मान लो कि यूएस एक इकोनॉमी, एक कंट्री है, सॉरी एक कंपनी है, और यूएस एज अ कंपनी काम कर रही है। तो जितना मेरा इक्विटी है उतना ही मेरा बाहर वालों को डेट पेबल है। पब्लिक डेट जो है वो 100% है। ये एरिया ऑफ कंसर्न है। ओके, यही आप देखो, चाइना का देखो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी, इंडिया का देखो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी, काफी कंट्रोल में है। लेकिन अगर आप बाकी कंट्रीज भी देखते हैं जैसे यूके, जापान, ये सब की भी डेट काफी हाई लेवल पे है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि अल्टीमेटली मिस्टर ट्रम्प जो है वो बिजनेसमैन है। ठीक है, उन्होंने सारी जिंदगी बिजनेस ही किया है, और जबरदस्त ही बिजनेस किया, इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो उन्होंने बोला कि यार ये अगर बैलेंस शीट बनाओ अपनी कंट्री की, तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इतना डेट बढ़ता जा रहा है, और अल्टीमेटली हम लोग सब कंज्यूम कर करके दूसरी इकोनॉमी को पावर दे रहे हैं कि वो हमारे लेंडर बनते जा रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट ही इज फोरसीइंग कि देयर इज अ बिगर इशू विच नीड्स टू बी सॉल्व्ड। इनके पहले वाले ने भी बात बोली थी इस तरह की, उसके पहले ये थे, उसके पहले भी। ये बातें हर प्रेसिडेंट करता है, बट किसी भी प्रेसिडेंट के अंदर दम नहीं होता है कि दे बिल्ड द कैट, एंड दिस प्रेसिडेंट हैज बिल्ड द कैट। इन्होंने बोला बॉस इसको मुझे ठीक करना है, और उन्होंने एक तरीका अपनाया है कि अगर मैं हाई टैरिफ कर देता हूं तो मेरी कमाई बढ़ जाएगी। टैरिफ से अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास में कमाई आती, राइट? इवन दो मेरा कस्टमर जो है वो थोड़ा वीक हो जाएगा, मेरा सिटीजन थोड़ा वीक हो जाएगा, बिकॉज कुछ ज्यादा पे करना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि मेरी कमाई बढ़ जाएगी, मैं कोई ना कोई तरीके से मेरा जो सिटीजन है उसको इंसेंटिवाइज कर दूंगा। तो इमेजिन करिए कि यूएस कल अनाउंस करता है, डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंस करते हैं कि मैंने सारे अमेरिकन सिटीजन को 25 लाख 25 हजार डॉलर बैंक में दे दिया है। ओके, कि अल्टीमेटली जो कमाई बढ़ी टैरिफ से, वो मैंने अपने सिटीजन्स को दे दिया कि जाओ, तुमको जो नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग, इंपोर्ट करने के जो कॉस्ट बढ़ गया, अगर तुमको नुकसान हो रहा है तो मैं तुमको कॉम्पनसेट कर रहा हूं। या यूएस सपोज बोलता है फेड को कि चलो अब तुम इंटरेस्ट रेट्स को कम करो, तुम्हारा इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई है, तुमको एग्रेसिवली कम करना पड़ेगा। इसलिए यूएस का जो यील्ड कर्व है वो 10 ईयर यील्ड कर्व 4% से नीचे चला गया है। इसका मतलब ये एक्सपेक्टेशन है कि अब डोनाल्ड ट्रम्प फेड के चेयरमैन को बहुत एग्रेसिवली पुश करेंगे कि भैया इंटरेस्ट रेट्स को कम करो, ताकि जो एक आम इंसान है, एक सिटीजन है, जिसको हाई कॉस्ट अब देना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ हाई टैरिफ, एटलीस्ट 1 2 3 साल तक तो हाई कॉस्ट हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, विच इज प्रॉब्लम, क्योंकि फैक्ट्रीज वहां बनेंगे, वो फैक्ट्रीज चाइना के गुड्स के मुकाबले यहाँ वहां काम करेंगे, पॉसिबिलिटी कम है, बट 1 2 3 साल लग जाएंगे। तब तक जो आम आदमी है उसके लिए कॉस्ट बढ़ गया, और इधर में हो सकता है उनका फाइनेंसिंग का कॉस्ट वो कम कराने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा इकोनॉमिक्स अब आपको समझ में आ गया कि ये एक्शन क्यों लिया गया है और इसके पीछे मोटिव क्या है। ठीक है, साथ साथ में यूएस ये भी ट्राई कर रहा है कि जो उसके इनएफिशिएंसीज हैं सिस्टम के अंदर में, राइट, जो वो ग्रांट दे देते हैं ऐसे, या जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज लोग में इनएफिशिएंसीज है, तो उसके लिए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क को अपॉइंट कर दिया, और वो डोजे के नाम पे गवर्नमेंट को एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप देखो ना, ये एज अ बिजनेसमैन मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही लॉजिकल उन्होंने स्टेप किया, बिकॉज अगर कंट्री को इस गड्ढे से निकालना है तो किसी ने किसी को तो सर्जिकल स्ट्राइक करना ही पड़ेगा। और इस बंदे ने एक इसको एक ईगो में ले लिया कि भाई इसको तो मैं सॉल्व करूंगा। दूसरी बात करते हैं, थोड़ा पॉलिटिकल बात करते हैं कि ये एक्शन इन्होंने लिया क्यों। देखिए, ये पावर में आए डोनाल्ड ट्रम्प बिकॉज इन्होंने कहा कि मैं ये सब एक्शन लेने वाला हूं, राइट। अब गवर्नमेंट में वो आ गए हैं, इनको पावर मिल गई है, तो उनको एक्शन लेना पड़ेगा, राइट। ही गेव व्हाट एवर कमिटमेंट ही गेव। अब वो क्या होता है, कई बार आदमी दे देता है, भावनाओं में ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच कर लेता है, बट लुक्स लाइक ही इज अ पर्सन जिन्होंने ये मान ली है कि अगर मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। तो बेसिकली ही इज ऑल्सो अंडर काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल प्रेशर ऑफ the mandate which has been given to him. He has to accept and he has to start implementing everything which has been mentioned as part of his election manifesto. ठीक है, तो ये थोड़ा पॉलिटिकल रीजन भी हो गया। अब थोड़ा मार्केट की तरफ आते हैं, ठीक है, और खासकर इंडियन मार्केट की तरफ आते हैं, बिकॉज यूएस मार्केट देखिए ऊपर नीचे होता रहेगा। उसमें मेरे को लगता है कि कोर प्रॉब्लम जो अब हो गया है वो है ग्रोथ
वो किसी को नहीं दिख रहा कैसे ग्रो करेंगे। अगर आप अजय भैया जो मेरे मेंटर है, G2G अजय, उनका यूट्यूब चैनल, उसमें उन्होंने वीडियो डाली है जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया ये पूरे कॉन्सेप्ट को, रसगुल्ला और भुजिया का एग्जांपल लेते हुए। और उन्होंने कहा कि क्यों ना ये जो वर्चुअल बिजनेसेस हैं, जो जो टैक्स नहीं देते यूएस के अंदर में, क्यों ना उन पे हेवी टैक्स किसी तरीके से लगाया जाए। एप्पल पे इंडिया में टैक्स लग जाए, गूगल पे इंडिया में टैक्स लग जाए, तो बहुत ही अच्छी सोच है। तो पॉइंट ये है कि यूएस मार्केट के अंदर में जो अभी स्टॉक्स हैं उनमें इम्पैक्ट आने में और उनके स्टॉक्स में रिकवरी आने में हो सकता है काफी टाइम लग जाए, बिकॉज एक अच्छा खासा एम्बिग्विटी सिस्टम के अंदर में आ गया है। इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें कि भारत में अब हमको क्या करना है, क्योंकि मुद्दा यही है कि भारत को क्या इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट होगा, होगा, इम्पैक्ट तो होगा ही। आप कैसे बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट नहीं होगा? जैसे अजय भाई भी कहते हैं ना, इम्पैक्ट तो होगा। बट भारत का एक एडवांटेज ये है कि हम ये जो पूरे जीडीपी की स्ट्रक्चर के अंदर में सबसे बड़ा हमारा जो रोल रहता है वो सी रहता है, कंजम्पशन। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने कहे थे कि इंडिया में अब कंजम्पशन ओरिएंटेड जो स्टोरीज है उन्हीं में ही दिमाग लगाना चाहिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो। जैसे जीडीपी का अगर फॉर्मूला अगर अपने देखें, मैं रिपीट करता हूँ वो वीडियो में जो मैंने बोला था। जीडीपी क्या है? जीडीपी इज जी प्लस आई प्लस सी प्लस एक्स माइनस एन। ये जीडीपी का फॉर्मूला है। जी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जितना गवर्नमेंट स्पेंड करेगी उतना जीडीपी ग्रो करेगा। लास्ट 2-3 साल में हमने देखा गवर्नमेंट ने भर भर के स्पेंडिंग किया, जीडीपी ग्रो किया। बट इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट की स्पेंडिंग स्लो हो गई है। स्वाभाविक सी बात है, गवर्नमेंट भी अब ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है, बट वो जो एग्रेसिव इम्पटस था इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, वो डेफिनेटली गवर्नमेंट की तरफ से स्लो गया। दूसरा, आई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है ना, हम लोग जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है, हम लोग बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट टाइप के लोग हैं। जहां हमको क्लैरिटी नहीं होती हम उस रास्ते नहीं जाते, राइट? तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो काफी ज्यादा स्लो है। और मुझे नहीं लगता है कि ये अभी हाल फिलहाल में बहुत एग्रेसिव इसके अंदर में लोग कमिट करना चाहते हैं, बिकॉज अब अच्छा खासा अनसर्टिनिटी बिजनेसेस के अंदर में आ गया है। उसके बाद एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट तो आपको पता ही है कि ये दुनिया में एक क्राइसिस है, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो है दोनों कैसे प्ले करेगा ये वक्त ही बताएगा। क्योंकि अल्टीमेटली ओवरऑल हमारा एक्सपोर्ट भी हिट कर सकता है, खासकर हमारा डिपेंडेंसी ऑन टू एक्सपोर्ट। वन इज आवर जेम इन ज्वेलरी एक्सपोर्ट, उस पर एक डिपेंडेंसी है, तो देखना पड़ेगा कि बाहर का डिमांड ड्राइवर अब वर्क करता है कि नहीं करता है। और दूसरा, सर्विस इंपोर्ट एक्सपोर्ट विच इज आईटी। आईटी विल बी एन बिग प्रॉब्लम, बिकॉज यूएस में अब आईटी सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से डिमांड वापस जनरेट होगी, वी आर वेरी हाईली डिपेंडेंट ऑन देम। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट में भी हमारे इश्यू है। बचा सी विच इज कंजम्पशन। आई थिंक इंडिया को अगर कोई बचाएगा वो है कंजम्पशन, मतलब कस्टमर, मतलब हम और आप, हम लोग कंज्यूम करेंगे तो इंडिया बचेगा। और ये पूरे जर्नी में जहां हम कंज्यूम करेंगे वहां पर हम एस्पिरेशनल कंजम्पशन भी करेंगे, अपनी यूटिलिटी कंजम्पशन भी करेंगे। और जीडीपी का ग्रोथ तभी होता है जब हम लिवरेज ऐड करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया विल सी अ वेरी हाई पेनिट्रेशन ऑफ डेट एंड लिवरेज पर्सनल फाइनेंस विच विल हेल्प ऑल ऑफ अस टू कंज्यूम एग्रेसिवली। मेरा बस एक और चिंता है ये पूरे जर्नी में कंजम्पशन वाले में, कि कंजम्पशन वाला इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल ऑफ एवरेज सिटीजन इन द कंट्री। ना वहां मुझे चिंता हो रही है कि ये एआई का जो दौर आया है, जो एआई विच इज नॉट लेड बाय यूएस एंड चाइना। यूएस में भी एआई का रेवोल्यूशन है। इनफैक्ट मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, ये अभी मैंने बुक बस मैं पढ़ना चालू ही करूंगा। ये बुक इज बाय द गाय हु यूज्ड टू हेड गूगल इन चाइना। और इस बुक में उन्होंने क्लियरली ये बात कही थी, मैं अभी डिटेल में पढ़ूंगा, मैंने अभी समरी पढ़ी। इस डिटेल बुक में उन्होंने डिटेल में कही थी कि कैसे चाइना ये पूरा एआई रेवोल्यूशन दुनिया में हो रहा है, उसमें लीडर बनने के तादार पे है, नॉट जस्ट अ फॉलोअर, अ लीडर। वेयर इंडिया अभी भी हमने कोई ऐसा लीडरशिप नहीं विटनेस किया है जो शायद मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगा। मैं अपने इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को डेफिनेटली डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूं, बट लीडरशिप इन दिस डोमेन, इन एआई डोमेन, इज स्टिल मिसिंग इन आवर कंट्री। तो वो एक मेरा कंसर्न है कि जो एवरेज इंडियन है वो शायद फ्रॉम अ सैलरी परस्पेक्टिव ग्रोथ फॉर कमिंग 2-3 years फॉर एन एवरेज इंडियन विल डेफिनेटली प्लेट्यू। इनफैक्ट आई थिंक एवरेज इंडियन का सैलरी 2-3 साल में डी ग्रो ही करेगा। दूसरा मेरा प्रॉब्लम है प्रोडक्टिविटी
India is, I think, is going through one of the toughest time in terms of productivity of manpower. हमारे यहाँ पर गेमिफिकेशन, हमारे यहाँ पे allowing all the social media platform to allow people to consume as much of video content. उससे क्या हो रहा है, जियो को बहुत बेनिफिट मिल रहा है, एयरटेल को बहुत बेनिफिट मिल रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको बहुत बेनिफिट मिल रहा है, जो गेम खिलाने वाले लोग हैं, चाहे वो फैंटेसी क्रिकेट है, चाहे शेयर बाजार में गेम खिलाने वाले लोग हैं, उनको बहुत बेनिफिट मिल रहा है। वो लोग बड़े बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। बट ये जो आम इंसान है, जिसका आईक्यू बेटर होना चाहिए था हमारी कंट्री में, वो एक्चुअली डिग्रेड हो रहा है बिकॉज ऑफ द टाइम ऑल ऑफ देम इज वेस्टिंग इन आवर कंट्री। इसका इम्पैक्ट आपको आज नहीं दिखेगा, इसका इम्पैक्ट आपको 10 साल बाद दिखेगा। जो जनरेशनल लॉस हम लोग फेस करने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस अनप्रोडक्टिव मैन पावर इन आवर कंट्री, इसका इम्पैक्ट हमको 10 साल बाद पता लगेगा, व्हेन वी विल लूज द फुल जनरेशन ऑफ वर्किंग क्लास। तो ये दो मेरे लिए कंसर्न है कि जो कंजम्पशन इंडिया का सी विच इज हाईली ड्रिवन बाय फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल, वो कंजम्पशन विल बी अ प्रॉब्लम। तो मोटा मोटी बात यह है कि मैं अभी दो काम कर रहा हूं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर वन, मैं इन्वेस्टिंग जो अपने बच्चों के लिए करता हूं, क्योंकि मैं इन्वेस्टर हूं ना, तो मैं हमेशा ये सोचता हूं कि मेरे बच्चों का पैसा है जो मैं मैनेज करूं। और मैं टिपिकली इन्वेस्टिंग मदर स्टॉक्स में करता हूं, क्योंकि वो मुझे पता है कि वो 10 साल 15 साल बाद भी वो जीवित रहेंगे, चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए। तो मेरे वो इन्वेस्टिंग जर्नी में मदर स्टॉक्स चलते जा रहे हैं। आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा विवेक बजाज मदर स्टॉक, आपको वो स्टॉक्स मिल जाएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो मैं कर रहा हूं, वो मैं करता ही जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा मोमेंटम वाला जो बुक है ना, उसमें मेरा थ्योरी बहुत क्लियर है कि मैं मोमेंटम तभी पार्टिसिपेट करूंगा जब निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा। निफ्टी गया था थोड़ी टाइम के लिए, मैंने थोड़ा पोजीशन लिया था, बट फॉर्चुनेटली 200 मूविंग एवरेज के में मार्केट बहुत टाइम तक ऊपर नहीं रहा। लेट मी जस्ट डू अ स्क्रीन शेयर एंड शो इट टू यू। फॉर्चुनेटली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में मार्केट बहुत टाइम तक नहीं रहा, तो मेरा पोजीशन काफी टाइम तक मैंने नहीं रखा। ये देखिए, ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर गया मार्केट, लेकिन बहुत ही छोटे टाइम के लिए रहा और फिर क्रैश कर गया। तो ऑब्वियसली जहां जिस मोमेंटम स्टॉक में मैंने पोजीशन डाला होगा, वो डेफिनेटली मैंने लॉस में बुक किया, विच इज फाइन, बिकॉज एनीवेज मेरा पोजीशन उतना बड़ा नहीं था। एंड आई एम वेरी वेरी लाइट राइट नाउ इन माई मोमेंटम बुक। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं बहुत ही सिंपल काम करने वाला हूं। मैं मोमेंटम का इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं बड़ी अवधि का मोमेंटम में ट्रेड करता हूं। तीन तरह के मोमेंटम होते हैं ना, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। मैं लॉन्ग टर्म मोमेंटम में ट्रेड करता हूं, तो मैं बहुत ही सिंपल काम करने वाला हूं। मैं मोमेंटम का इंतजार करने वाला हूं, और जैसे ही मोमेंटम आएगा, मेरे पास अब स्टॉकेज के अंदर में हमने ये एब्सोल्युटली नया फ्रेश फीचर लॉन्च किया है, विच इज मोमेंटम स्कोर। ओके, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनमें मुझे हाई मोमेंटम अभी नजर आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दिख रही है। वो कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, वो भी बड़ा सिंपल सा मैंने सिस्टम बना लिया अब अपने लिए। एंड आई थिंक ये इंडिया में पहली बार किसी ने इस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च किया है। बहुत इनोवेशन किया हमने, बहुत एफर्ट डाला इस पे। और वो स्टॉक्स जो तीनों अवधि में, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। 1 मंथ मतलब 1 महीने का मोमेंटम, मतलब छोटी मोमेंटम के लिए। 3 मंथ मतलब मिड टर्म मोमेंटम, मतलब 3 महीने के पीरियड के लिए। और 6 मंथ मतलब 6 महीने का मोमेंटम, विच इज अ लॉन्ग स्विंग मोमेंटम। ओके, उसके बाद अगर आप 9 महीना 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट है, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग का कैटेगरी में आ गया, वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग में नहीं आता है। तो यहीं मैं आऊंगा, देखूंगा कौन सा स्टॉक के अंदर में अभी मोमेंटम हाई है, और इन्हीं में से जो स्टॉक्स में मुझे चार्ट बोलेगा कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। दोस्तों, ये हमने लेटेस्ट लॉन्च किया है, बस अभी हमने लॉन्च किया है मोमेंटम स्कोर। आप इसको यूज कर सकते हैं जबरदस्त तरीके से। आप अपने पोर्टफोलियो में इसको रिव्यू कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में रिव्यू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे वॉच लिस्ट के अंदर में ये सारे स्टॉक्स हैं, तो ये मैं स्कोर देखूंगा तो यहां मुझे दिख जाएगा कि कौन सा जो स्टॉक है इसमें मोमेंटम में, मैं उसको रखूंगा। जैसे इंडिगो में रखूंगा बिकॉज इसमें मोमेंटम है, और जिस स्टॉक, ये सारा में मोमेंटम है तो मैं रखूंगा, लेकिन जिस स्टॉक से मोमेंटम हट गया है, मैं उसको एग्जिट कर जाऊंगा। और इट डिपेंड्स अपॉन आप किस टाइम अवधि का मोमेंटम में प्ले कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये पूरा डिसीजन मेकिंग ऑफ मोमेंटम हमने सिंप्लीफाई कर दिया। आई थिंक वी आर द ओनली प्रोडक्ट इन इंडिया हु हैज डन दैट फॉर यू। तो आप इसका फायदा उठाइए,
और बस आपको प्रीमियम स्टॉकेज का सब्सक्राइब करना होगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। और एक्चुअली पता है, अगर आप मुझे पसंद करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं, हमको मोटिवेट करना चाहते हैं, हमको चाहते हैं कि हम और इनोवेट करें, बिकॉज हमारा फिलोसॉफी इज इनोवेशन। अगर आप चाहते हैं कि हम वो कंटिन्यू करें तो सब्सक्राइब करिए और हमको भी ग्रोथ दीजिए, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें आपके लिए और काम करने के लिए। तो लिंक इस वीडियो के नीचे है। कुछ नहीं तो एक कंट्रीब्यूशन समझ के हमारे प्रीमियम वर्जन को सब्सक्राइब करिए और मोमेंटम स्कोर यूज करना चालू करिए। ऑलराइट, इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, बट इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू गॉट अ पर्सपेक्टिव विच आई वांटेड टू गिव। टेक केयर, जय हिंद, फिर मिलते हैं कभी मौका मिलेगा तो। बाय।